नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान प्रश्न मंच कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के फतेहाबाद में, जहां पर बहुत सारे किसान और कृषि विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं। किसानों से यहां पर हम खेती किसानी से जुड़े किसी खास विषय पर कुछ सवाल पूछेंगे और विशेषज्ञों के अनुसार जिस किसान का जो जवाब है वो सबसे सटीक और उत्तम होगा, उन्हें पुरस्कार के तौर पर किसान कप दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञों का परिचय। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जिला विस्तार विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद। डॉक्टर सरदुल मान, समन्वय कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद। सुशील कुमार, प्रशिक्षण सहायक कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद। जी हाँ, तो जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर कृषि विशेषज्ञों के लिए। और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगी कि अपना उत्साह बढ़ाने के लिए भी आप सभी एक बार और जोरदार तालियां खुद के लिए बजाएं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में जो सवाल जवाब होंगे उसका विषय होगा धान फसल की देखभाल। और इससे जुड़ा सवाल जो है किसानों के लिए, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि बासमती धान की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी खाद कितनी मात्रा में होनी चाहिए? बताएं आप में से कौन कौन इसका जवाब देना चाहता है। जी बहुत बढ़िया, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। कृपया अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपना नाम बताइए। रामनिवास जी, रामनिवास जी, क्या जवाब है आपका? इसके लिए मैडम 25-30 किलो DAP, 25 किलो पोटास, 10 किलो जिंक और 10 किलो फेरस सल्फेट और 1.5 क्विंटल के इर्द-गिर्द आपको यूरिया चाहिए जी। ठीक है। और वो यूरिया आप धीरे धीरे करके आप दे सकते हैं, 10-15 किलो पर उस तरह। चलिए, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा इनका जवाब था। कुछ और जवाब जो यहाँ पर देना चाहेंगे कि बताएं बासमती धान के लिए कितनी खाद चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए? जी, मैं रमेश चौहान मंगावाड़ी से। जो बासमती धान है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है खाद की, वो DAP है वो 25 किलो और जो हमारी जिंक सल्फेट है वो जो 33% है वो 4 किलोग्राम किलेगी। और जो दूसरी नॉर्मल हमारी जो जिंक है वो 10 किलो से अब तो जो रिक्वायरमेंट है वो 20 किलो के पास भी चली गई है। और इसमें लोहा जिंक की वो जमीनों पे है। सबसे बड़ी जरूरी तो ये है कि पहले सोइल हेल्थ कार्ड हमें मिले हैं और सोइल हेल्थ कार्ड में जो मेंशन है वही हम डालें। डॉक्टर साहब हैं जैसे KVK से हैं या यूनिवर्सिटी से हैं, जितनी रिकमेंडेशन है उससे ज्यादा हमें नहीं डालनी चाहिए। बाकी जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल जो खेती करते आ रहे हैं उसमें फसल को देख के भी हमें पता लग जाता है कि इसमें कितनी खाद और कितनी जो न्यूट्रेंट है वो चाहिए। चलिए, बहुत ही विस्तार से इन्होंने भी जवाब दिया। कुछ और जवाब यहाँ से कुछ किसान देना चाहेंगे? कुछ और जवाब यहाँ पे? जी बिल्कुल, अपना नाम बताएं। मैं तेजेंद्र सिंह तूर, गांव सालमखेड़ा से। तो इसमें पहले तो यही बात है कि सबसे पहले तो मिट्टी का जो है ना वो चेकअप होना चाहिए, हेल्थ सोल का जी। जो जिस चीज की कमी हो वही चीज इसमें डालें। ठीक है। कई बार पोटाश या कोई ऐसी तत्व जो है वो पहले मौजूद होते हैं, तो हमारे ऊपर से और डालने से उसकी चीज की जो है आवश्यकता जो है वो उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक। तो फिर भी जो इसकी एवरेज में और इसकी गुणवत्ता में इसमें वो सिस्टम जो है खराब हो जाता है सारा। तो उसी हिसाब से चलना चाहिए जैसे इन्होंने बताया है कि जो इसकी बता रखी है, जो डोज बता रखी है वही डालनी चाहिए। ठीक है। चलिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ और भी किसान बता रहे हैं। कुछ और यहाँ से पीछे से मैं लेना चाहूंगी जवाब, अगर कोई बताना चाहे। कृपया अपना नाम बताइए। महेंद्र सिंह गिल जी। महेंद्र जी बताइए, बासमती धान के लिए कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए? DAP जी 25-30 किलो पर एकड़ और यूरिया 70-80 kg के बीच में, पोटास 5-10 kg। जी, तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे जवाब हमें यहाँ पर मिल गए हैं। जो किसान हैं उन्होंने बताया है कि बासमती धान के लिए कौन कौन सी जो खाद है वो डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में। और खासतौर पे कुछ किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड का भी जिक्र किया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार ही जो खाद की मात्रा है वो डालनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अब विशेषज्ञों से कि उन्हें किसका जवाब सबसे ज्यादा अच्छा लगा, सबसे सटीक लगा। जी बताइए। वैसे तो सभी किसान भाइयों ने लगभग उत्तर सही बताया है, पर हमारे किसान भाई रामनिवास हैं, इनका प्रश्न लगभग काफ़ी सटीक है। इन्होंने यूरिया के बारे में भी बताया, आपके जिंक के बारे में बताया, बाकी जो सूक्ष्म तत्व हैं उसके बारे में बताया। तो इसमें जो सिफारिश है वो यूरिया है 80 किलो, जिंक है 10 किलो और जो DAP है वो है 25 किलो।
यदि आप डीएपी ना डालना चाहते हो, सुपर डालना चाहते हो, तो उसकी सिफारिश 75 किलो है। पोटास की सिफारिश उसमें नहीं है बासमती में। और जो यूरिया छोड़ के बाकी खाद है वो आप बिजाई ट्रांसप्लांटिंग जब पौधारोपण करते हैं उस टाइम डालें। और जो यूरिया है उसको 3 हिस्सा करके, एक पौधारोपण के टाइम, दूसरा 3 हफ्ते के बाद, और जो तीसरी है वो 6 हफ्ते बाद डाल सकते हैं। यदि कोई किसान भाई पौधारोपण के टाइम यूरिया ना डाले तो वो हफ्ते 8 दिन के बाद यूरिया उसमें डाल सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने बाकी डोज बताया 3 हफ्ते बाद और 6 हफ्ते बाद, इस तरह से खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम निवास के प्रश्न काफ़ी हद तक जी बिल्कुल। तो हमारे राम निवास जी जो है उन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया है, तो जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और आप कृपया आए और अपना पुरस्कार यहाँ पे ग्रहण कीजिए, और तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जी अपना स्थान ग्रहण कर ले। और इसके बाद इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि पहला सवाल बासमती धान से जुड़ा हुआ था, अगला सवाल जो है वो बौनी धान से जुड़ा हुआ है। तो अब आप लोग ये बताएं कि जो बौनी धान है उसमें कितनी मात्रा में खाद और किस समय डालनी चाहिए। बताइए कौन कौन जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में। कृपया अपना हाथ खड़ा करें और बताएं कि कौन कौन जवाब देंगे इसके बारे में। बौनी धान से जुड़ा ये अगला सवाल है आपके लिए। तो आइए जानते हैं, कृपया अपना नाम बताएं। सुधीर कुमार जी, गांव दादूपुर से। बौनी धान में 50 किलो डीएपी या सुपर हो 3 बैग हो जाएं, एसएसपी बोलते हैं जी। और उसके बाद जो जिंक है 10 किलो और पोटाश 25 किलो और यूरिया को है 3 बैग होने चाहिए 21 दिन पर, 42 दिन पर, और थोड़ी सी बेसल हो जाए तो वो टेस्ट। ठीक है, चलिए कुछ और भी यहाँ पर जो किसान हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनके पास किस तरह का जवाब है इस बात को लेकर कि बौनी धान जो है उसमें किस तरह के खाद डालनी चाहिए और किस समय। जी अपना नाम बताइए। गुरप्रीत सिंह जी। गुरप्रीत जी बताइए क्या जवाब है। 50 किलो डीएपी और यूरिया फसल के हिसाब से। जी थोड़ा ऊंचा बोलिए जी। और पोटास 10 किलो। जी ठीक है, यहाँ पर एक जवाब और आ गया है। बताइए कृपया अपना नाम बताइए और आप जवाब देना चाहेंगे। चलिए आप बताइए। चलिए कुछ लोगों के पास यहाँ पे जवाब नहीं है और ये जवाब जो है हम अपने विशेषज्ञों से लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और किसानों से यहाँ बात करते हैं। अपना नाम बताएं और क्या लगता है कि जो बौनी धान है उसके लिए कितनी खाद किस किस समय डालनी चाहिए। मेरा नाम सूरजभान है, गाँव संगा से। जो बौनी किस्म है उसको सबसे पहले तो अपने ज़मीन की सोइल कार्ड बनवा के उसी हिसाब से खादों का प्रयोग करना चाहिए जी। लेकिन सबसे पहले जब हमें पडलिंग करते हैं उस टाइम डीएपी 50 kg और सिंगल सुपर पोटास 30-35 kg, ठीक है, और जो जिंक की मात्रा है वो 10 kg रखनी चाहिए। उसके बाद यूरिया के 3 बैग होते हैं 45-45 किलो, वो 3 डोज में देना चाहिए जी। अपना नाम बताएं कृपया। सूरजभान जी। सूरजभान जी, चलिए यहाँ पे कई जवाब हमें मिल गए हैं। और फसल की पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्व प्रबंधन का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। बासमती धान के बाद अब हमने बौनी धान के बारे में भी किसानों से जाना कि किस तरह की उनकी जानकारी है खाद को लेकर के, कि कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। विशेषज्ञ से आइए उनकी राय लेते हैं जी। सभी किसानों ने जवाब लगभग सही बताया है और हमारे जो सुधीर मेहता किसान हैं इन्होंने सवाल लगभग सही बताया है। जो अपनी बोनी किस्म है इसमें यूरिया की 130 किलो सिफारिश है, जिंक 10 किलो, जो म्यूरेट ऑफ पोटास है वो है 40 किलो और डीएपी है आपका 1 बैग 50 किलो। यदि डीएपी ना डाले तो आप सुपर के 3 बैग डाल सकते हैं उसमें 150 किलो। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बाकी जो खाद है यूरिया छोड़ के वो पौधारोपण के टाइम, बाकी यूरिया है उसको 3 भाग करके, पहला पौधारोपण के टाइम, दूसरा 3 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, इस तरह से यूरिया का इस्तेमाल करना है आपने जी। तो हमारे जो विजेता किसान हैं मैं चाहूंगी कि वो कृपया सामने आए और जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। बहुत ही सही और सटीक जवाब इन्होंने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और इस तरह से हमारी बातचीत को, सवाल जवाब को और आगे बढ़ाते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन की बात हो रही है और ऐसे में अब अगला सवाल ये है कि कई बार ऐसे होते हैं कि पोषक तत्वों की कमी जो है वो हो जाती है। तो इससे जुड़ा मेरा सवाल ये है कि धान की फसल में अगर जिंक की कमी हो रही है तो उसके लक्षण क्या है और समाधान इसका क्या है। आइए कुछ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। बताइए अगर किसी के पास जानकारी है, अपना नाम बताएं जी।
जिंक की जो कमी है उसके लक्षण क्या है और क्या है समाधान? अपना नाम बताएं सबसे पहले। सूरजभान बुत्तर बिल्डाना जी। ये जिंक की कमी हो जाए, उसमें पत्ते पीले हो जाते हैं। अच्छा। उसमें मतलब 100 लीटर पानी आधा किलो जिंक 21% और 200 लीटर मतलब 2.5 किलो यूरिया 100 लीटर पानी। ठीक है। हाँ जी। जी चलिए आइए कुछ और जवाब यहाँ पे लेते हैं। आप भी कोई जवाब देना चाहते हैं? कृपया अपना नाम बताएं। मैं रामदेव खाराखेड़ी से। जी। जिंक की कमी के लिए पत्ते का थोड़ा बैंगनी सा कलर लगने लग जाता है, तो इसके लिए 100 लीटर पानी में आधा किलो जिंक का स्प्रे करें। जी। अगर वो साथ ही 33% का करता है तो वो मात्रा कम होगी। अगर 21% जिंक करता है तो आधा किलो होगी। जी चलिए यहाँ पर हमें लक्षण को लेकर 2 तरह के जवाब मिले हैं। एक किसान का कहना है कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं, किसी का कहना है कि बैंगनी हो जाते हैं। तो क्या है सही जवाब, ये तो हम कृषि विशेषज्ञ से जानेंगे। इस बीच कुछ और किसानों से जवाब ले लेते हैं। कृपया अपना नाम बताएं। अच्छा आपके पास जवाब नहीं, आप बताना चाहेंगे? जी अपना नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह। जी वीरेंद्र जी बताएं। मैम धान का पौधा रुक जाता है और उसके पत्ते जैसे लोहे जैसे जंग सा लग जाता है। अच्छा। उसके लिए जिंक की स्प्रे होगी, उसके बाद धान अच्छा चल जाएगा। ठीक है। कुछ और जवाब यहाँ पर पीछे जो किसान मौजूद है देना चाहेंगे? चलिए यहाँ पर सामने। जी आप एक बार फिर से जवाब देना चाहते हैं, बताइए। मैडम ऊपर के पत्ते जो है वो आपके पीले कलर के दिखाई देंगे और उसके लिए आप जो है नीचे फसल के अंदर 10 किलो जिंक सल्फेट आप डाल सकते हो। अगर उसके बाद अगर आपके पत्ते पीले दिखाई दें फसल के तो आप आधा किलो 21% और 2.5 किलो यूरिया का स्प्रे आप कर सकते हो। जी चलिए आपने भी जवाब दे दिया है। यहाँ पर कई किसानों के जवाब हमने ले लिए हैं कि जो जिंक है अगर इसकी कमी होती है तो क्या लक्षण पौधे में नजर आता है और इसका समाधान के रूप में वो क्या कर सकते हैं। अब कृषि विशेषज्ञ की राय लेते हैं और जानते हैं कौन है हमारे विजेता किसान। जी हमारे वीरेंद्र किसान भाई हैं, इनका जवाब सही था। बाकी जैसे कि कई किसान है कह रहे हैं पत्ते पीले हो रहे हैं, कई कुछ बताया है, लेकिन जो जैसे वीरेंद्र किसान है उन्होंने कहा तो उस पर जरसा लग जाता है। जी। जो जिंक की कमी है इसके जो लक्षण है वो नई पत्तियों के ऊपर होता है, पुरानी पत्तियों पे नहीं होता है। जो भी सूक्ष्म तत्व हैं यदि उसकी कमी होती है तो सूक्ष्म तत्वों की कमी नई पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है और जो मेन पोषक तत्व है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है उसकी कमी पुरानी पत्तियों के ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं। और इसका जो लक्षण है वो देखो कि पत्तों के ऊपर जर की तरह हो जाता है, जैसे जंग लग जाता है लोहे के ऊपर और धब्बे धब्बे से उस तरह से जंग से लग जाते हैं। तो यदि इसकी कमी हो इस तरह की जिंक की तो जिंक सल्फेट खाद है, जिंक सल्फेट खाद 0.5% आधा किलो जिंक जो 21% जिंक है, आधा किलो जिंक 100 लीटर पानी में घोल के और यदि इसका छिड़काव कर दे 2 बारी 15 दिन के अंतराल पे, एक बारी छिड़काव करके 15 दिन बाद दोबारा इसका छिड़काव करें तो इसकी कमी दूर हो जाती है। जी तो जोरदार तालियां हो जाए वीरेंद्र जी के लिए, बहुत ही सही जवाब दिया है वीरेंद्र जी। कृपया आगे आए और आपने बहुत ही सटीक जवाब दिया है, इसके लिए आपको मिलता है किसान कप। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। जी हौसला अफजाई इसी तरह से करते रहे अपने साथी किसान भाइयों का। और इसी तरह से हमारा जो सवाल जवाब का सिलसिला है किसान प्रश्न मंच में ये जारी रहेगा। आगे और भी सवाल जो धान की देखभाल से जुड़े हुए हैं वो किसानों से पूछे जाएंगे और देखते हैं कि कितने किसान कप के हकदार हमें यहाँ पर मिलते हैं। पूरी जानकारियां ये रखते हैं क्योंकि हरियाणा में जो धान की फसल है वो काफी उगाई जाती है और हम देख रहे हैं कि इससे जुड़ी काफी जानकारी इनके पास है। तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और आज हमारी टीम मौजूद है हरियाणा के फतेहाबाद में और यहाँ के किसानों से हम धान फसल की देखभाल के बारे में कर रहे हैं सवाल जवाब। कृषि विशेषज्ञ भी मौजूद हैं और कृषि विशेषज्ञों की राय के अनुसार हम जानते हैं कि किस किसान का जवाब बिल्कुल सटीक है और उन्हें मिलता है किसान कब। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आइए अगला सवाल किसानों से यहाँ पर पूछते हैं। हमने पोषक तत्व प्रबंधन की काफी बात की, अब आप लोगों से कुछ कीट और बीमारियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितनी जानकारी है। तो आपके लिए अगला सवाल यह है कि धान की फसल में कौन से मुख्य कीड़े लगते हैं और उसका बचाव क्या है। आइए यहाँ पर जानते हैं कि क्या क्या जवाब आप लोगों के पास मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, रमेश चौहान मगावाली से जी। धान में जो है जी मुख्यतः 3-4 प्रकार के कीट लगते हैं। सबसे पहले तो पत्ता लपेट जो सुंडी है वो अटैक करती है, जो अब अवस्था है उसमें पत्ता लपेट का ज्यादा अटैक होगा। इसके बाद में थोड़ा सा जब डोके में मिठास बढ़ जाता है तो उसके बाद में गोब की सुंडी वो हमें ज्यादा थोड़ा तंग करती है कुछ। उसके बाद में जब धान थोड़ा पूरा ग्रोथ पे आ जाएगा तो चेप्पे की समस्या जो ओपर जिसको बोलते हैं वो 2-3 तरह का होता है, ब्राउन भी है ब्लैक भी है, वो पिछले 2-3 साल से थोड़ी हमें ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। ये मुख्यतः 3-4 जो कीट हैं जो कीड़े हैं वही ज्यादा तंग करते हैं। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर कुछ और जवाब यहाँ पर ले लेते हैं कि बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि अक्सर आप लोग परेशान होते होंगे इस तरह की समस्या से। कृपया अपना नाम बताएं और क्या जवाब देना चाहेंगे। कीड़े कौन कौन से मुख्य कीड़े जो हैं वो लग सकते हैं। जी, अपना नाम बताइए। अमरीक सिंह। पहले तो पत्ता लपेट आती है जी, उसके बाद गोब वाली सुंडी और होपर आता है जी, यही है जी मेन। पत्ता लपेट के लिए तो दानेदार जहर में कार्टैप हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं या फेम वगैरह की स्प्रे कर सकते हैं। और होपर के लिए चेस और एक्टारा ये दवाइयाँ कर सकते हैं जी। ठीक है, चलिए आप भी कुछ जवाब देना चाहते हैं, बताइए कौन कौन से मुख्य कीड़े हैं जो किसानों को परेशान करते हैं धान की फसल में। पत्ता लपेट है, गोब का कीड़ा है, ऊपर है, तेला है और जो निमाटोड है इसमें भी इफेक्टिव है। और ये 3-4 कीड़े हैं जी। और बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। बचाव के लिए आप जैसे सबसे पहले तो आपको जब भूमि तैयारी करनी है तब आपको पलटाऊ या तोता उसके अंदर गहरी जुताई करनी है। ठीक है। और उसके बाद जब भी आपका निमाटोड दिखाई देता है उसमें कुछ दवाइयां हैं मार्केट में, जैसे कार्बोफुरान है, मार्शल है, वो भी कार्बोफुरान ही है, तो ऐसी कुछ दवाइयां आप प्रयोग में कर सकते हो। और उसके उपरांत हमारा आता है जी गोब का कीड़ा और पत्ता लपेट, तो उसको लिए जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन फिर भी जो हम यूज करते हैं वो फेम है, कोरोजन है और वो जी साइपरमेथ्रिन है, तो ऐसी कुछ दवाइयां हैं आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपने भी काफी अच्छा जवाब दिया। कुछ और यहाँ से जवाब देना चाहेंगे, कृपया अपना नाम बताएं। जी, कौन कौन से कीट जो है वो परेशान कर सकते हैं। मेरा नाम है कुलवंत सिंह। तो पत्ता बेट, गर्दन तोड़ यही हमारी आती है जी। और बचाव के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं। लेमड़ा होगी तो गर्दन होगी, अब कटारा होगी, सॉरी कटारा नहीं, प्लास्टिक कटारा होगी, होपर की कटारा होगी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कीटों के नाम हमने जाने जो किसानों ने बताए जिनसे उन्हें अक्सर परेशानी होती है धान की फसल में और किस तरह से बचाव कर सकते हैं, इसके कुछ जवाब मिले। तो आइए अब कृषि विशेषज्ञ की राय लेते हैं और जानते हैं कि किनका जवाब सबसे ज्यादा सटीक था। जी, हमारे चारों किसान भाइयों ने बिल्कुल अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो जवाब और सटीक जवाब है वो हमारे रमेश चौहान जी ने दिया है जी। क्योंकि मुख्य रूप से 3 ही कीड़े धान की फसल में लगते हैं जी, जिसका जिक्र चारों किसान भाइयों ने किया है जी। पत्ता लपेट सुंडी जिसे लीफ होल्डर बोलते हैं, दूसरा हमारा स्टेम बोर और तना छेदक जो मुख्य धान का कीड़ा है, और तीसरा इन्होंने होपर के बारे में, होपर भी 3 तरह का है जो इन्होंने तीनों तरह की बताई। इसमें मैं किसान भाइयों से थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा क्योंकि हमारे फतेहाबाद और सिरसा ज़िले में थोड़ा सा दानेदार ये दवाइयों का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करते हैं रासायनिक, तो उसमें इनसे हम थोड़ी जानकारी देते भी हैं समय समय पे, फिर भी देना चाहूँगा। जो हमारी कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड है, पदान है या कैल्डान है या सैनवेक्स है, वो 30 दिन के रोपाई के और 50 दिन रोपाई के बाद डालनी चाहिए और 7.5 किलो मात्रा और रेत में मिला के डालें, न कि यूरिया में मिला के, तो उससे न पत्ता लपेट आता है न आपका लीफ होल्डर आता है। बाद में जब हमारी फसल पकती है तो होपर की कई बार समस्या आ जाती है, वो भी उन्हीं खेतों में ज़्यादा आती है जिसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता। प्रबंधन का मतलब भाई समन्वित खाद प्रबंधन नहीं किया जिन्होंने संतुलित मात्रा में
और पूरी तरह के सारे पोषक तत्वों के लिए खाद की अगर सिफारिश शुदा मात्रा डाली है, क्योंकि थोड़ा सा किसान आज भी यूरिया पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा है तो उससे फसल का रंग काला हो जाता है और कीड़े बीमारियां उस पर जल्दी आते हैं। तो उसमें ये इनसे किसानों से हम आग्रह करते हैं बार बार समन्वित जो है खाद प्रबंधन सिफारिश मात्रा में ही डालें, तो ये कीड़े बीमारियां कम ही आते हैं। जी बिल्कुल। तो रमेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। रमेश जी कृपया आगे आएं और आप किसान कप के हकदार होते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए अब अगला सवाल आप लोगों से है बीमारी से जुड़ा हुआ। एक मुख्य बीमारी है धान फसल की, वो है BLB की बीमारी। आपसे सवाल ये है कि BLB बीमारी का कारण क्या है और उसका उपचार क्या है। तो मैं चाहूंगी कि बताएं, अपने अपने हाथ खड़ा करें कि कौन कौन आप में से जवाब देना चाहता है। जी अपना नाम। तेजिंदर सिंह तूर सालमखेड़ा से। BLB ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होती है। जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो इसके लिए जो है पानी जो है वो सुखा के लगाना चाहिए। जब हम धान को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो पानी खड़ा रहता है। पानी खड़ा रहने की वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा आती है। तो इसको 5-4 दिन 3 दिन पानी सुखा के फिर लगाना चाहिए जी, फिर ये बीमारी कम आएगी। ठीक है, चलिए कुछ और जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम सूरज भान। जो BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट बीमारी है, अच्छा, ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से आती है और ज़्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग करने से भी आती है। इसके उपचार के लिए खेत में खरपतवार नियंत्रण रखें और खादों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। जी चलिए, यहाँ पर हमने कुछ और जवाब जाना, कुछ और किसानों से बात करते हैं और देखते हैं कि BLB बीमारी के बारे में कितनी जानकारी है। कुछ जवाब देना चाहेंगे BLB बीमारी के बारे में? इसमें ह्यूमिडिटी की वजह से ही होती है, ये ठीक कहा है मेरे मित्र ने, तेजिंदर जी ने भी पानी सुखा के लगाना चाहिए। अगर आ जाए तो सूडोमोनास 1 लीटर में 200 लीटर पानी में डालकर उसको सूडोमोनास का स्प्रे करें तो आप कंट्रोल हो जाएगा। जी ठीक है, कोई और किसान यहाँ पे जवाब देना चाहेगा BLB बीमारी के बारे में? बहुत ही आम सी बीमारी है और अक्सर किसानों को परेशानी होती है इस बीमारी से, और जाहिर तौर पर जो उपचार है उसके लिए भी आप कुछ न कुछ जानकारी जरूर इकट्ठी करना चाहेंगे। कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? चलिए, इधर तो किसान नहीं बताना चाह रहे हैं, इसका जवाब शायद उन्हें जानकारी नहीं है, तो विशेषज्ञ से आगे हम जानेंगे। कुछ और लोगों से भी हम पूछते हैं कि उन्हें कितनी जानकारी है BLB बीमारी के बारे में। जो BLB बीमारी है ये बैक्टीरियल लीफ ब्लास्ट है जी, और ये ज़्यादातर जो बासमती जो वैरायटीज़ हैं उनमें ज़्यादा अटैक करता है। जो मोटा धान है हमारा उनमें इतना अटैक ये नहीं करता है। इसके कारण ये है जी, कई तो जैसे पानी की जो बता रहे थे ह्यूमिडिटी जो बढ़ती है, जैसे अब की बार है जो उमस बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण ज़्यादा रहते हैं। दूसरा ये जो यूरिया की जो मात्रा है ना जी, जिनमें ज़्यादा यूरिया डले। और तीसरा इसका क्या है जी, जहाँ एक ये पेचिज में आती है, जैसे एक पेच में आ गई और वहाँ से अगर क्रॉस होते हैं कोई स्प्रे का, वैसे इस पर अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस पर पूरी तरह से काबू करे। ये तो एक ट्रेंड है कि जो डालते जाएं, अगर उसके अंदर से हम निकलते हैं तो हमारे ये कपड़ों के साथ भी सारे खेत में फैलती है। तो जहाँ वो पेचिज हो उससे बचा जाए तो ये बीमारी है जो उसी जगह कंट्रोल हो सकती है। जी, इसकी रोकथाम हो सकती है। तो कुछ किसानों ने यहाँ पर BLB जो बीमारी है उसके कारण और रोकथाम के बारे में बताया। आइए अब कृषि विशेषज्ञ की राय लेते हैं। बताएं किसका जवाब सबसे सटीक? हाँ, हमारे जो सूरज भांजे किसान उनका जवाब बिल्कुल सही था। बाकी सभी किसानों ने अच्छी कोशिश की है जवाब देने की। BLB जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, कुछ किसानों ने जैसे ब्लास्ट बोला है, ब्लास्ट नहीं है, ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पत्ता अंगमारी रोग इसे बोलते हैं। और ये आने के कारण जैसे सभी किसानों ने जिक्र किया है, तो ज़्यादा अंधाधुंध रासायनिक खादों का, खासकर यूरिया का जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं उस खेत में ये बीमारी पाई जाती है। दूसरा जो इसके आने का कारण है, जैसे सूरज भान जी ने भी बताया, खरपतवार प्रबंधन। जैसे हमारी नालियाँ हैं या डोलियाँ हैं या हमारी चैनल हैं, उनके पास से ये शुरू होती है। रमेश जी ने भी जिक्र किया, जहाँ खरपतवार नाशक पौधे होंगे, खासकर दूब वगैरह, उससे इसकी शुरुआत होती है, फिर खेत में फैलती है। तो इसका अभी तक कोई दवाई ऐसी नहीं है। आने के बाद इसको हम इसका समन्वित खाद प्रबंधन और खेत का प्रबंधन, और इसमें जैसे किसानों ने जिक्र किया पानी रुक रुक के ले जाए, वो अच्छी बात है। दूसरा इसमें ये आने के बाद उस खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दें, क्योंकि ये उससे फिर आगे खेत में फैलती है। इसके लक्षण ये, अगर इसके पत्तों पे पीले रंग की धारियाँ सी बन जाती हैं, वो पत्ते तोड़ के अगर हम साफ कांच के गिलास में डालेंगे, उसके टुकड़े करके थोड़ी देर बाद पानी वो गिदला हो जाएगा, तो वो BLB के लक्षण है। अगर पानी साफ है तो कोई दूसरा कारण है, पीले पत्ते होने चाहिए या धारियाँ बढ़ने का, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, आपके पानी में साल्ट ज़्यादा हो सकते हैं अगर ट्यूबवेल का पानी प्रयोग कर रहे हैं, या कोई दूसरी और बीमारी भी हो सकती है। जी, तो जोरदार तालियां सूरज भान जी के लिए हो जाए। कृपया आगे आए।
जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आपने भी जाना जो कीट प्रबंधन है और फिर रोगों के बारे में यहाँ पर सवाल जवाब हमने किए हैं। अब फसल अवशेष की बात पर आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप लोगों से अगला सवाल मेरा ये है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कौन से मशीनों का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन आप में से है जो इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? चलिए, तो कुछ जागरूक किसान हैं, बताइए अपना नाम और कौन कौन से मशीनों का इस्तेमाल करें। फसल अवशेष प्रबंधन में है मेन जो इसकी धान की जो फसल अवशेष है वही हमें ज़्यादा तंग करते हैं। उनके लिए हमारे पास 8 तरह की मशीनें हैं जी, जिनमें एपी सीडर है, मल्चर है, चॉपर है, स्ट्रा बेलर है जिससे हम गांठ बना के भी इसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास जीरो ड्रिल है, रोटावेटर है और एमबी प्लो है जिससे हम इसको जमीन में दबा के, और जो कंबाइन के पीछे लगता है सुपर एसएमएस। ये 8 तरह के हमारे पास क्षमता नहीं अवेलेबल। जी, चलिए, अब आप इस जवाब में कुछ और जोड़ना चाहेंगे, कुछ और विस्तार से बताना चाहेंगे? मैं तेजेंद्र सिंह तूर सालमखेड़ा से। ये सारी मशीनें हैं जो भाई साहब ने बताई हैं। इसके साथ साथ अगर अपने पास रोटावेटर है तो आप पानी छोड़ के अपने खेत में उसको बीच में ही एक जिसे बोलते हैं कि सरल भाषा में कद्दू, उसे बीच में कद्दू कर सकते हैं, बीच में मिला सकते हैं। मेरे को 2-3 साल हो गया ऐसे करते में। और बेलर मशीन अगर अवेलेबल हो जाए या दूसरे हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सबसे सरल तरीका ये भी है कि उसको पानी छोड़ के उसको बीच में 2 बार कद्दू कर दो तो इससे भी वो नष्ट हो जाता है। जी, चलिए, यहाँ पर कुछ और जवाब लेते हैं और इसी तरह से अपना अनुभव भी अगर कोई बता सके तो और भी बेहतर। आप भी कुछ जवाब देना चाहते थे कि फसल अवशेष के लिए किन मशीनों का प्रयोग किया जाए? सूरजवान फसल अवशेष में सबसे उत्तम तो एपी सीडर ही है जी। ठीक, क्योंकि उसमें खड़े फान, धान के खड़े फानों में बिजाई हो जाती है और जो बिजाई की गई गेहूँ की औसत भी अच्छी आती है जी। और कम खर्चे में किसान की बिजाई हो जाती है और लागत घट जाती है। जी, चलिए, यहाँ तो पहली पंक्ति में बैठे कई किसानों ने जवाब दिया है। मैं चाहूंगी कि पीछे जो किसान बैठे हैं क्या उनमें से कोई जवाब देना चाहेंगे फसल अवशेष के बारे में कि किस किस तरह से फसल अवशेष जो प्रबंधन है वो किया जा सकता है? कोई जवाब? जी, अपना नाम बताएंगे पहले? मैं रामदेव खराखेड़ी से। जो साथियों ने बताया 8 तरह के जो यंत्र है वो ठीक है, बिल्कुल वही है। लेकिन इसमें कम खर्चे में अगर करना चाहे तो पहली बात तो है कंपाइन पे वो एसएमएस चले, उसके बाद एपी सीडर से बिजाई हो जाए, और अगर कचरा कुछ है तो रोटावेटर से हो जाए, ये सबसे बेस्ट है जी। बाकी जो तरीके हैं उनमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा है लेकिन हो सकता है जी। चलिए, यहाँ पर 4 किसानों के जवाब हमने ले लिए हैं और फसल अवशेष प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है क्योंकि इससे काफ़ी फायदा भी किसानों को हो सकता है और इसके लिए मशीनें भी उपलब्ध है जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में जिन किसान का जवाब सबसे निकट है और सबसे सटीक है मशीनों के प्रयोग को लेकर, आइए जानते हैं वो कौन से किसान है। तो बताएं कि किस किसान का जवाब सबसे सही लगा आपको? हाँ, हमारे तीनों किसान भाइयों ने बिल्कुल अच्छे जवाब दिए हैं और फसल अवशेष प्रबंधन पे वो पिछले कई वर्षों से सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे 2 साथियों को पहले मौका मिल चुका है, इसलिए तेजेंद्र जी को हम अब बुलाना चाहेंगे जी। उनको बिल्कुल सही जवाब था, जैसे 8 मशीनें उन्होंने बताई, उसके अलावा रोटावेटर का भी जिक्र किया। तो तेजेंद्र सिंह जी को बिल्कुल, तो जोरदार तालियां हो जाए तेजेंद्र जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको फसल अवशेष की जानकारी रखने के लिए। जी जी हाँ, तो देखा हमने कि यहाँ पर किसानों को काफ़ी जानकारी है कि फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से करें, लेकिन इसके साथ ही बाकी किसानों की जानकारी के लिए भी और विस्तार से यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ जो मौजूद हैं उनसे आइए जान लेते हैं। बताएं हमारे किसान भाइयों को कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिन मशीनों का यहाँ पे जिक्र किया गया है किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है और सरकारी मदद किस तरह की दी जाती है, ये भी जानना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले जैसे हमारे किसान भाइयों ने जिक्र किया सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम सहित कंबाइन हार्वेस्टर, उससे अगर हम हमारे धान की कटाई करेंगे उससे क्या होगा, जो सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है वो बारीक धान के टुकड़े करता है। और पहले किसान को दिक्कत क्या आती थी, वो पीछे काफ़ी बड़े साइज़ का फूस डालता था और उसमें बिजाई करने में दिक्कत आती थी। तो ये बारीक काट के उसमें किसान भाई हैप्पी सीडर से आसानी से बिजाई कर सकता है। अगर उसके पास 1509 है, जीरी मान लो वो कम बढ़ती है, वो सीधी उसमें बिजाई 0 टिलेज से भी कर सकता है। उसको अंदर मिक्स मिला के भी उसको जो है सीधे आपकी गेहूं की बिजाई कर सकता है। थोड़ी सी दिक्कत जहाँ पे हमारे ज़िले में खासकर किसान भाइयों को थोड़ी सी आ रही है, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे, जो पूसा 44 एक किस्म है बोनी जो है PR ग्रुप में है, उसमें स्ट्रा बहुत काफ़ी होता है, काफ़ी मात्रा में रहता है।
तो उसको मिक्स करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उसके लिए हम ये कहेंगे भाई उस वैरायटी को थोड़ा सा रिप्लेस करो, या तो 1509 से करो, या बासमती जो भी हमारी जैसे CSR 30 है, HBC 19 है हमारी, तो पूसा 11-21 है, वो अगर हम लगाएंगे तो उनसे इस मशीनों से कंबाइन हार्वेस्टर करके एक हैप्पी सीडर बहुत अच्छी मशीन है, उससे बिजाई उस खेत में जो है कर सकते हैं। जहाँ तक सरकार की बात है अनुदान देने की, सरकार का इस पे बहुत बड़ा जोर है, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो। उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटर CHC खोले हुए हैं, क्योंकि जितनी 8 मशीनें किसानों ने जिक्र किया है, ये जैसे आपकी जीरो ड्रिल है, हैप्पी सीडर है, आपका रोटावेटर है, आपका मल्चर है, आपकी कंबाइन है, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली मशीनें हैं, तो इंडिविजुअल किसान थोड़ा खरीदने में असमर्थ है, तो उसका भी सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में हर ज़िले में काफ़ी हर साल खोल रहे हैं। वो सारी मशीनें उस सेंटर पे रहती हैं और उनका ज़िले के द्वारा रेट निर्धारित किया जाता है। जैसे SMS कंबाइन की अगर बात करें तो वो 2000 रुपये लेती है और 1 एकड़ की कटाई कर देती है, और उसके बाद हैप्पी सीडर से बिजाई हो जाती है। ऐसी हैप्पी सीडर से बिजाई करने का भी उन्होंने रेट निर्धारित किया हुआ है, लगभग 700-800 रुपये के आसपास है। तो इन सभी यंत्रों को हर एक लगभग कोशिश यही है गांव लेवल पे ये CHC पहुँचें, और पहुँच भी चुके हैं काफ़ी हमारे ज़िले में। पिछले साल भी शायद मेरे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा CHC हमारे फतेहाबाद में होंगे, और इस बार भी शायद नंबर 1 हमारा फतेहाबाद ही होगा। CHC जो सेंटर सरकार ने खोले हैं, तो उस गांव का किसान उस सोसाइटी से यंत्र लेके अपने फसल अवशेष प्रबंधन करके और गेहूँ की बिजाई जो है समय पर कर सकें। तो फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी विस्तार से कृषि विशेषज्ञ ने बता दिया कि किस तरह से ये आपके लिए, किसानों के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सरकार भी इस पर पूरा जोर दे रही है और किसानों की मदद भी कर रही है। इसी के साथ जो धान फसल की देखभाल है, इस पर जो बातचीत है हमारी वो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच। किसान प्रश्न मंच कार्यक्रम के दौरान आज हम मौजूद हैं हरियाणा के फतेहाबाद में, जहां पर हम किसानों से धान फसल की देखभाल के बारे में कर रहे हैं सवाल जवाब। साथ ही कृषि विशेषज्ञ भी यहां पर मौजूद हैं, जिनसे राय लेकर हम विजेता चुनते हैं कि किनका जवाब सबसे ज्यादा सटीक है, उन्हें मिलता है किसान कप। इस बातचीत को, इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी किसानों से मेरा अगला सवाल जो है वो बीमारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीमारियों से कई बार आप त्रस्त रहते हैं और उसके बचाव के जो साधन हैं उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल मेरा यही है कि धान फसल की मुख्य बीमारियां कौन कौन सी है? आप में से कौन कौन जवाब देना चाहेगा कि मुख्य बीमारियां कौन कौन सी है धान की फसल की? जी, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? सबसे पहले नाम। रामनिवास जी। धान की फसल में मुख्य बीमारियां हैं मैडम, जो निमाटोड है, जड़गलन रोग है, और पत्ताल पेटक सुंडी है, गोब का कीड़ा है, तेला चेपा है, ऊपर है, झंडा रोग है, शीत ब्लाइट है, BLB है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनसे हमारी जो फसल है वो प्रभावित होती है। जी, फसल प्रभावित होती है कीट से भी और बीमारियों से भी। कीट से जुड़ा सवाल हम कर चुके हैं, बीमारियों से जुड़ा ये सवाल है। तो किसान जो हैं वो बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। कृपया अपना नाम बताएं और बताएं कौन कौन सी बीमारियां हैं धान की फसल में। और जड़गलन बीमारी है जी, इसे ये जो उसको पौधे को खत्म कर देती है। ठीक है। हाँ जी, इसमें बास्ट डालनी चाहिए। बीज उपचार कर दिया जाए तो इसमें बीमारी को नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। एक जवाब और ले लिया है, यहाँ पर बताएं, अपना नाम बताएं और कौन कौन सी बीमारियां मुख्य रूप से लग सकती है। वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है। सबसे पहले इसमें झंडा रोग आता है बासमती में। इसके लिए इसमें पनीरी में पहले सबसे बड़ा इसका करना चाहिए, इसका प्रयोग अच्छा करना चाहिए। उसके बाद इसमें शीत ब्लास्ट आती है,
उसके बाद गर्दन तोड़ आती है जी, ठीक है। इस गर्दन तोड़ के लिए बीम स्प्रे आती है, वो करनी चाहिए। शीत ब्लास्ट के लिए 2 पॉइंट की दवाइयाँ हैं, बायर की भी हैं, अच्छी फंगीसाइड डालो, उससे सही रहता है जी। चलिए, यहाँ पे कुछ और जवाब देना चाहेंगे? कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं धान की फसल में? अपना नाम बताएं। महेंद्र सिंह गिल जी। बीमारी पत्ता लपेट सुंडी एक तो जी, एक गोब की सुंडी होती है जी, ठीक है, एक होपर आती है जी, और बीज का उपचार करना चाहिए, इससे बीमारियां बहुत कम आएंगी। चलिए, यहाँ पर कई किसानों से हमने जवाब लिया है और कई किसानों के जवाब में बीमारियों के साथ साथ कीटों का जिक्र भी हमें मिला है। तो हम यहाँ पर विशेषज्ञों से ये जान लेते हैं कि इस कुल मिला के जो किसानों ने अपने अपने जवाब दिए हैं उसके अनुसार सबसे सटीक जवाब बीमारियों को लेकर किसका है? जी बताइए। सबसे सटीक जवाब जो हमारे वीरेंद्र सिंह ने दिया है, उन्होंने मुख्य 3 बीमारियां जो खासकर हमारी धान में आती है, तीनों का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने झंडा रोग का जिक्र किया है, उसमें पौधे लंबे बढ़ के सूख जाते हैं और उसका जो है इलाज है वो एकमात्र बीज उपचार है। दूसरी बीमारी का उन्होंने जिक्र किया है शीत ब्लास्ट, जो कि हमारी फसल में अगर थोड़ी जिनकी ज़्यादा रोपाई होगी और यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करेंगे और खेत के आसपास अगर खरपतवार के पौधे होंगे तो वो शीत ब्लाइट वहाँ से शुरू होती है, उसके लिए भी उन्होंने दवाओं का जिक्र किया है। तीसरी जो मुख्य बीमारी है बदरा या ब्लास्ट हम बोलते हैं, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। उसमें जैसे उन्होंने बीम ट्राईसाइक्लाजोल जो हमारा साल्ट है 120 ग्राम जो हम सिफारिशुदा है, या बेविस्टिन 200 ग्राम। लेकिन उस पर हम किसानों को ये थोड़ा सा यहाँ ज़रूर सचेत करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं रोज़ाना अखबार में भाई हमारा जो धान है खासकर यूरोपियन देशों में जाता है, खासकर हरियाणा और पंजाब का बासमती, और वहाँ हमारे सामने समस्या ये आने लगी जो अंधाधुंध जो कीटनाशक या फफूंदनाशक हम डालते हैं उससे हमारा धान वापस आने लग गया है। तो 15% जीरी निसरने के बाद जो ये ट्राईसाइक्लाजोल है, ये बीम 120 ग्राम या फिर आपका बेविस्टिन 200 ग्राम 200 लीटर पानी में उसका छिड़काव करें। उसके बाद कोई भी फफूंदनाशक धान की फसल में न डालें, नहीं तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट बाद में आते ही आते हैं, जो कीटनाशक के अवशेष हैं या फफूंदनाशक के अवशेष हैं, और वो दिखते हमारे सामने आगे भविष्य में ना आए। तो 15 से 20% जीरी निसरने के बाद कोई भी फफूंदनाशक का प्रयोग किसान भाई ना करें। तो वीरेंद्र सिंह ने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है जी। तीनों मुख्य बीमारियों का उन्होंने जिक्र किया है। कुछ किसान भाइयों का थोड़ा कंफ्यूजन था, उन्होंने कीड़ों का भी जिक्र कर दिया, पत्ता लपेट सुंडी थी, तना छेदक थी, तो वो कीड़े हैं और बीमारियां जो उन्होंने वीरेंद्र सिंह ने बिल्कुल सही बताई। बिल्कुल, तो जोरदार तालियां हो जाए वीरेंद्र जी के लिए। कृपया सामने आए और अपना किसान कब ग्रहण करे, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और मुझे उम्मीद है कि सभी किसानों को भी लाभ होगा इन जानकारियों से। जोरदार तालियां जी। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और कई किसान विजेता जो है हमें यहाँ पर मिल चुके हैं और धान फसल की देखभाल के बारे में हमारा सवाल जवाब जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, और आप लोगों से मेरा आखिरी सवाल ये है कि धान फसल लेने से पहले हरी खाद के रूप में किस फसल को लिया जा सकता है और इसका क्या महत्व है? जी, बहुत सारे हाथ यहाँ पर उठे हैं। यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं, सबका जवाब लेते हैं। मैम, जो ये हरी खाद है जो धान हम लगाते हैं उससे पहले जो हरी खाद है वो मुख्य 3-4 तरह की जो हमारे यहाँ प्रचलन है उसमें 3-4 तरह के हैं। सबसे मुख्य है जो डेंचा है जी। उसके बाद में मूंग है, ग्रीष्मकालीन मूंग लगाते हैं तो उसमें हमें जो पैदावार है वो भी मिल जाती है। एक्स्ट्रा जो कैश क्रॉप है ये, तो जैसे अब की बार मानसून लेट हो रहा है तो उसमें कैश क्रॉप में भी कुछ बेनिफिट हुआ है। तीसरा लोबिया वगैरह भी इसमें लगाते हैं जिन्होंने कोई और जो फसलें धान नहीं लगाते, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये तो कद्दू करके उसमें मिक्स हो जाती हैं। तो 3-4 तरह की ये हरी खाद है जो हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सामने भी कई और किसान हैं, हम जवाब लेंगे आपका, लेकिन पीछे किसान बहुत कम हाथ उठा रहे हैं तो पहले उनका जवाब ले लेते हैं, फिर सामने रुक करेंगे। जी, किसने यहाँ पर हाथ उठाया था, जवाब देना चाहते थे? जी बताइए। ये मूंग, लोबिया और ढैंचा ही है मेन तो। इससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगी, खेत में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, इसलिए आप केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया का प्रयोग 25% कम कर सकते हैं। जब इसको मिक्स करेंगे फार्म पे तो आपकी ज़मीन की उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। जी, अपना जवाब दीजिए। ये सबसे पहले तो जी ढांचा है, लोबिया है, मूंग है, और इसके साथ साथ हम 10-15 किलो के करीब गवार का भी यूज कर सकते हैं। गवार का छींटा मार दीजिए, जब गवार थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको भी बीच में मिला सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है अपना ढांचा है ये ज़मीन में एक खाद का काम तो करता ही करता है, और इसके साथ ये परत भी बना देता है जिससे कि पानी भी कम सोखती है ज़मीन। और जो गवार है
ग्वार में नाइट्रोजन होती है उसके जड़ में, तो वो नाइट्रोजन की कुछ पूर्ति भी करता है। जी चलिए, यहाँ पर आपने भी हाथ खड़े किए हैं अपने, जवाब देना चाहेंगे, बताइए। मैं सूरजवान, जो किसान साथियों ने बताया ये तो है ही है, लेकिन इनके साथ जो बेल वाली फसलें हैं उनसे अच्छी हरी खाद उपलब्ध होती है, क्योंकि बेल वाली जितनी प्रकार की सब्जियां हैं उनमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो जमीन के लिए बहुत बढ़िया तो है। किसी भी बेल वाली सब्जी को लगाया जा सकता है या खास तौर पे किसी का जिक्र करना चाहेंगे? जैसे घिया है, तोरी है, करेला है और तरबूज वगैरह की। जी, और क्या महत्व है इनका? इनका दूसरी खादों से अच्छा है, न्यूट्रिशन ज्यादा है इनमें। जी ठीक है, आइए कुछ और ले लेते हैं जवाब। कुछ और बताना चाहेंगे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग करते भी होंगे कि कौन कौन सी हरी खाद के लिए जो है फसलें ले सकते हैं। आप भी बताना चाह रहे हैं कुछ और जवाब यहाँ पे? मैडम आप जो है वो ककड़ी भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे छोटी ककड़ी, बड़ी ककड़ी, हमारे तो यहाँ उसको मटकाचर वगैरह बोलते हैं। बड़ी ककड़ी भी आप लगा सकते हैं, हरी खाद के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। फसल भी उसमें आ सकती है, हरी खाद भी आपकी मिल जाएगी। महत्व को लेकर कुछ और खास जानकारी देना चाहेंगे? क्या महत्व है इनका? और तो मैडम आप इसमें ये लगा, जैसे भाई साहब ने बताया, मूंग है, ढेंचा है, ये भी आप लगा सकते हो। और इससे जो हमारी जो यूरिया डीएपी खपत है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे जवाब मिल गए हैं हमें कि हरी खाद के तौर पर किन फसलों का इस्तेमाल धान की फसल से पहले किया जा सकता है और इनके क्या फायदे हैं। अब लेते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। जी, हमारे सभी किसान भाइयों ने उत्तर लगभग सही बताया है, और ये भी जो अपना फसल अवशेष प्रबंधन है उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें भी जो अवशेष आते हैं फसलों के वो उसको मिट्टी में दबाना होता है, लेकिन उसमें हमारे को डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो हम फसल भी लेते हैं, उसको मिट्टी से दबाने से पोषक तत्व भी मिलता है। तो हमारे जैसे रमेश जी हैं, इनका जवाब काफ़ी सही है। तो इसमें जैसे हरी खाद के रूप में ढेंचा है, मूंग है, इसको हम ले सकते हैं। मूंग है, मूंग का डबल बेनिफिट है। जैसे हम यदि सरसों लगा रखा है या गेहूं लगा रखा है, तो गेहूं कटाई के उपरांत यदि मूंग की बिजाई कर दें तो उसमें हमारे जो फलियां हैं वो पककर तैयार हो जाती हैं। ये अपना पौधारोपण से पहले तो उसकी फलियां तोड़ करके मूंग की, और उसके बाद उसके जो अवशेष हैं उसको हम मिट्टी में दबा दें, तो एक तो हमारे को पैदावार मिल गई मूंग की। जो दाल की कमी हो रही है हमारे देश में, वो दाल की पूर्ति हो रही है। दूसरा, ज़मीन में जो पोषक तत्वों की कमी है वो पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी। इसके साथ साथ मूंग के अलावा भी हम ढेंचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग का जो है वो 10 किलो है प्रति एकड़, और ढेंचा है वो भी 10 से 12 किलो प्रति एकड़। जैसे अपनी कणक की गेहूँ की कटाई होते ही ढेंचे की बिजाई कर दें, और जब ये 45 दिन 40 दिन 45 दिन की हो जाए, नरम हो, उस टाइम इसको रोटावेटर से या अन्य मशीनों से इसको मिट्टी में दबा दें। तो इससे जो है पोषक तत्व हैं, खासकर जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है वो थोड़ी मात्रा में चाहिए सूक्ष्म तत्वों की, तो उसकी कमी पूरी होती है। साथ में जो पोषक तत्व मैंने पहले भी बताए थे, यूरिया, डीएपी, पोटास के बारे में, तो जिंक को छोड़ करके बाकी जो खाद मैंने बताया उसमें यदि उसमें ढेंचा दबा रखा है तो उसका एक हिस्सा कम कर सकते हैं। जो भी मैंने सिफारिश बताई थी उसकी, उसमें एक हिस्सा उसके पोषक तत्व की, यूरिया की, आपकी डीएपी की, पोटास की, उसकी कमी कर सकते हैं। जिंक की मात्रा उसमें पूरी डालनी है। बिल्कुल, तो रमेश जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इन्होंने, और बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये मौका है जब कृषि विशेषज्ञ भी यहाँ पर मौजूद है और आप सभी किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद है और बड़े पैमाने पर धान की खेती आप करते हैं। ऐसे में कई तरह की समस्याएं भी आ सकती है आप लोगों के सामने। धान के अलावा बाकी फसलों के बारे में भी अगर कोई राय, कोई सुझाव लेना चाहते हैं कृषि विशेषज्ञों से तो ले सकते हैं, अपने कुछ सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी तरह की समस्या आ रही है अपनी खेती किसानी के दौरान, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? कृपया अपना हाथ खड़ा करें। जी, तो मैं यहाँ पर आती हूँ आपके पास, और कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं कृषि विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। सुधीर कुमार, गांव दादूपुर से जी। इस टाइम, अब इस समय कोई जमीन खाली रह गई है तो क्या बीजा जा सकता है? जी, पूछना चाहूँगा। बिल्कुल, तो तिल, बाजरा या और मूंग, ऐसी कोई वैरायटी कुछ? जी, तिल, बाजरा या मूंग जैसी कोई फसल क्या अभी ली जा सकती है अगर जमीन खाली है? तो क्या जो राय है, क्या सुझाव है वो देना चाहेंगे? अभी जो है आप बाजरा की किस्म भी ले सकते हो जो 67 दिन में पक जाता है। हमारा HHB 67 इम्प्रूव्ड के नाम से है,
और दूसरी अभी जो जैसे अगला महीना सितंबर आ रहा है उसमें गाजर की खेती भी आप कर सकते हो। गाजर का सीज़न हुआ जेता लगेगी आपकी और अच्छे भाव मिलेंगे। दूसरी सब्ज़ी भी आप इसमें अब लगा सकते हो। सर्दियों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उसके खेत तैयार करके वो लगा सकते आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। कोई और सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे आप लोगों में से? जी मैं डॉक्टर साहब से सवाल यही करना चाहूँगा कि धान के बारे में बहुत बात हुई है, बट कॉटन के बारे में जानना चाहूँगा। जो आज मेन मुख्य समस्या है वो कॉटन में है, जिसको हम देसी भाषा में वैसे कहें तो फाका या वाइट फ्लाई उसको बोल देते हैं। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है जिसमें कोई दारू डाल के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से सजेशन लेना चाहूँगा कि इसमें जो परफेक्ट जो दवाई है जो उस पर ठीक असर करे और हमारी फसल को नुकसान ना हो, उसके बारे में। बिल्कुल, तो कपास की फसल को नुकसान ना हो इसके लिए किस तरह की जो दवाई है इसका प्रयोग किया जा सकता है? जी बताइए। हाँ, जैसे रमेश जी ने पूछा है, वह फाटा के नाम से जो वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी है उसकी थोड़ी सी समस्या रहती है। तो मैं किसानों से ये बताना चाहूँगा, इसमें जो हम स्प्रे जो करते हैं वो एक तो जो ETL लेवल है, ETL का लेवल में तो इसको जो हानि करने का जो सतर होता है वो 6 से 8 इसकी सफ़ेद मक्खी की अडल्ट होती हैं। वो जब एक पत्ते पे पहुंच जाए, यानी कि हम 5-10 पत्ते अगर पौधे के गिनेंगे खेत में से और उनकी संख्या इस एवरेज से ऊपर आए, 6 से 8 से ऊपर आए, तब भी हम इनको कीटनाशक छिड़काव करने की सलाह देते हैं। अगर उससे लेवल कम है तो वो प्रोडक्शन पे इतना असर नहीं पड़ता और स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। कई बार बारिश हो जाती है उससे भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जहाँ तक छिड़काव की बात आती है, क्योंकि ये हमारा जो कपास की फसल है उसमें किसान थोड़े कीटनाशक ज़्यादा डाल रहा है और उसका असर क्या हो रहा है, उसमें फिर हमारे मित्र कीट जो नेचुरल ने पैदा किए हैं वो सिस्टम में अपने आप आ जाते हैं। जब हानिकारक कीड़ा आता है साथ साथ कुदरत मित्र कीट भी भेजता है और इतने जहरीले जो कीटनाशक कई बार किसान भाई शुरू में डाल देते हैं उससे मित्र कीट पहले मरते हैं, हानिकारक कीट शायद कम मरे। तो हमारा जो शेड्यूल रहता है, पहला छिड़काव हम बताते हैं जब हानिकारक लेवल से 6 से 8 प्रति पत्ता से ऊपर पहुंच जाए सफ़ेद मक्खी, तो सबसे पहले छिड़काव निम्बिसिडीन, एक नीम बेस्ड जो दवाई है, निम्बिसिडीन है, निमारक है, अचूक है, नीम गार्ड है, 1 लीटर की उसकी मात्रा रहती है 200 लीटर पानी में, उसका छिड़काव करेंगे तो उससे सफ़ेद मक्खी हो सकता है शायद सारी ना मरे, उससे क्या हो, लेकिन मित्र कीट हमारा एक भी नहीं मरेगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो कुछ मित्र कीट वाइट फ्लाई को खाएगा, कुछ उससे खारापन हमारे पत्तों में आ जाएगा, तो उससे दूर वैसे वो भाग जाएगी। दूसरा जो छिड़काव हमारा उसके 10 दिन बाद जो सिफारिश है हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की, वो रोगोर प्लस निम्बिसिडीन 350 मिलीलीटर रोगोर यानी कि डाइमेथियोएट प्लस में 500 मिलीलीटर ये निम्बिसिडीन, उसका छिड़काव करेंगे हम। उसके 10 दिन बाद जो हमारा तीसरा जो शेड्यूल है 10 दिन के बाद, उसमें एक तारा जो सिफारिशुदा हमारी दवाई उसकी 40 ग्राम है। कई किसान भाई वो भी ज़्यादा डालते हैं, 100 से 150 ग्राम पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक हमारी इमिडाक्लोरोपिड है, उसकी हमारी जो सिफारिश है वो 60 की है, लेकिन वो भी ज़्यादा डालते हैं तो वो 60 ml 200। उसके बाद जो नई दवाइयाँ भी आ रही, कई बार किसान की ज़्यादा हो जाती है तो उलाला के नाम से 80 ग्राम की सिफारिश है, लैनो एक हमारी है उसकी 200 ml की सिफारिश है, लेकिन वो दवाइयाँ अपने अंतिम समय में प्रयोग करनी चाहिए, शुरू में नहीं करनी चाहिए। और खादों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। एक पोटास खाद का प्रयोग ज़रूर करें, खासकर धान और कपास में बिजाई के समय। पोटास खाद एक ऐसी खाद है जो कीड़े बीमारियों से लड़ने में अक्षमता पैदा करती है और बीज की गुणवत्ता बढ़ाती है, यानी जो सफ़ेद जो कपास हमारी रहेगी उसका टिंडा स्वस्थ बनेगा, जल्दी बनेगा, कीड़े बीमारी कम आएंगे। जो कि किसान भाई अभी भी पोटास खाद का प्रयोग कम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में दोनों फसलों में 25-25 किलोग्राम पोटास खेत तैयार करते समय ज़मीन में मिलाएं। जी। और फतेहाबाद कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है और कृषि विज्ञान केंद्र कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल या कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी का सवाल इससे जुड़ा हुआ है? जी, तो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किसानों के लिए क्या क्या किस विषय पर ट्रेनिंग ज़्यादा करवाते हैं? जी ठीक है, आइए जानते हैं कि किस विषय पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद में वो खास तौर पर आयोजित किए जाते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूँ कि हम किसान भाइयों की समस्याओं के साथ साथ उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। जैसे कोई इच्छुक परीक्षार्थी है या कोई इच्छुक कैंडिडेट है, उनको जो जैसे भी रोजगार देने के अलावा जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, हमारी बागवानी हो गई, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होगी, सब्जियों के लिए, और जैसे कई गृह विज्ञान की भी है, जैसे बाजरे के प्रोडक्ट बनाना, कोई और कढ़ाई, सिलाई,
ठीक, कटिंग वगैरह, वो ट्रांसप्लांटिंग नर्सरी तैयार करने के साथ साथ हम बहुत सारी देते हैं। और एक हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे 25 दिनों की होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती पे, उससे किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। अगर कोई इच्छुक होता है तो हम उनकी डिमांड के अनुसार पर भी हम ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो हम बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते रहते हैं, तो आप आइए और इनका ज़रूर लाभ उठाइए। जी बिल्कुल, तो इस तरह से जोरदार तालियां आप खुद के लिए भी जरूर एक बार फिर से बजाएं। जो आप लोगों ने हौसला दिखाया है, जो जानकारियां आपने दिखाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। धान फसल की देखभाल के बारे में किसान प्रश्न मंच में आज हमने जो फतेहाबाद के किसान हैं उनसे सवाल जवाब किया और ढेर सारी जानकारियां यहां से मिली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी कृषि विशेषज्ञों और किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ किसान प्रश्न मंच की आज की कड़ी में बस इतना ही। किसान प्रश्न मंच की अगली कड़ी में देश के फिर किसी और हिस्से से फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।